चैप्टर आज शुरू हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहे क्या, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ना आसान है, और आसान इसलिए है कि द्विघात बहुपद हम लोग बहुपद चैप्टर में खूब बढ़िया से पढ़ लिए। बहुपद में ही द्विघात की पहचान, द्विघात के शर्त, द्विघात के शून्यक, द्विघात के मूलों की संख्या, द्विघात से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें थी वह सब के सब हम लोग बहुपद चैप्टर में भी पढ़ लिए। अभी थोड़ा सा और उस छोटी छोटी बिंदुओं को देख लेना है एक बार रिवीजन के तौर पे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात होता क्या है, किसे कहेंगे द्विघात। बहुपद में पढ़े हैं हम लोग द्विघात बहुपद, और वही द्विघात बहुपद को आगे बना दिया गया द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है? द्विघात समीकरण देखने से पहले हम लोग देखेंगे द्विघात क्या है। द्विघात जो आया यह क्या होता है, द्विघात क्या है। बहुपद में पढ़े हैं वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 2 उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद में पढ़े थे, यहाँ भी वही बात है। वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात कहेंगे। अब बहुपद समीकरण कब बन जाता है वह बताते हैं। अभी आप देखें क्या द्विघात, तो द्विघात के लिए पता चला तो इसका कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर और प्लस का इधर दे देते हैं 2, इसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणक है या कुछ भी नहीं रहता है तो एक हम लोग समझते हैं एक। यदि यहाँ पर एक के अलावा कोई दूसरा संख्या दे दे 2x स्क्वायर प्लस का 5, यह भी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। ऊपर वाला भी द्विघात बहुपद था, यह भी द्विघात बहुपद है। इसके आगे चलेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, यह पूरा एक द्विघात बहुपद है। अभी तक बहुपद समझ रहे हैं। और कैसे पहचान रहे हैं द्विघात की, जिसका अधिकतम घात 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यह जो घात है 2, वह एक धनात्मक संख्या के रूप में होना चाहिए। बोले तो प्लस में ही होना चाहिए। यह पावर में कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि x के पावर 2/3 प्लस 4x -3 इस तरह के हो जाए तो हम लोग यहाँ पर आप कहिएगा कि x के पावर 2 तो है, लेकिन 2 के बट्टा में फिर क्या गया 3, तो ये 2 नहीं कहलाएगा। 2/3 बउआ 2 होता है कि, तो 2 से कम, 1 से भी कम हो गया ना। ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग देंगे तो 0 कुछ आ गया। तो x के पावर में 2 ना। द्विघात का पहचान क्या होगा, जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कहीं लिख दिया जाए x के पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5, कहेगा कि ये द्विघात है क्या, तो यह द्विघात नहीं हो। कारण क्या है, पावर 3 हाँ, अधिकतम घात क्या हो गया 3, तो हम लोग इसे त्रिघात कहें, द्विघात नहीं कहेंगे, त्रिघात कहें। द्विघात की पहचान की पावर में 2 होना चाहिए। 2 से कम भी रहेगा तब भी द्विघात नहीं है, 2 से ज्यादा भी रहेगा तब भी द्विघात नहीं है, पावर में दशमलव में रहेगा तब भी द्विघात नहीं है, पावर में कभी माइनस लगा दिया जाए तब भी वह द्विघात नहीं होगा। आपको ऐसा दे देगा x के पावर -2 प्लस 4, ये द्विघात है कि नहीं है, ये द्विघात नहीं। पावर में प्लस में 2 होना चाहिए, तब वह क्या होगा माइनस वाला नहीं होगा। पावर में प्लस का 2 होना चाहिए, पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब यह तो हम लोग अभी देखे द्विघात बहुपद। यह समीकरण कब बन जाएगा, तो समीकरण तब बनेगा
जब इस बहुपद के बराबर के बाद कोई भी डिजिट लिख दिया जाए, कोई भी पूर्णांक लिख दिया जाए, तब जाकर के यह बन जाएगा समीकरण। बराबर के बाद कुछ लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, 1 2 3 -4 -9, इस तरह से कुछ भी लिख देंगे बराबर के बाद। इनमें से कोई भी संख्या बराबर के बाद लिखा गया तब यह कहलाएगा द्विघात समीकरण। समझ में आया? बहुपद से समीकरण कब बनेगा? जब उसके बराबर के बाद कोई पूर्णांक लिखा हो। अब यहाँ से देखिए, यह था एग्जाम्पल में 2x² + 5, यह अब तक क्या है? द्विघात बहुपद है। यह समीकरण कब बनेगा? जब इस बराबर के इधर में कोई संख्या लिख देंगे, लिख दिए -3। अब ये कहलाया यहाँ से यहाँ तक, अभी कहलाया द्विघात समीकरण। अभी यह क्या है? द्विघात बहुपद है। इसके बराबर के बाद लिख दिए हम लोग 0, यह पूरा कहला गया द्विघात समीकरण। समझ में आया? द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण कब बनेगा? जब बराबर के दूसरे तरफ कोई पूर्णांक लिखा रहेगा। ठीक है? अब सुनिए, द्विघात समीकरण के ढांचा देखें। यह सब द्विघात समीकरण कहलाया, लेकिन इस द्विघात समीकरण जो आज हम लोग का चैप्टर पढ़ना है, इसका मेन ढांचा जो होता है, मेन जो रूप होता है, वह रूप क्या होता है? वह होता है ax² + bx + c बराबर के बाद लिखा जाएगा 0। यह इसका व्यापक रूप हो गया। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0। और इसमें बताया जाता है कि a b c जो है यह कोई अचर राशि है, मतलब कोई डिजिट है, कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है। और यहाँ पर x² ई चर राशि है, ई x जो है ये चर राशि। अचर राशि के रूप में कौन है? ये व्यापक रूप में से a b c अचर राशि है, कोई संख्या है। और एक कंडीशन होता है कि a का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जहाँ जहाँ a बराबर नहीं होना चाहिए 0। हम कहें कि a b c कोई पूर्णांक है, तब पूर्णांक में तो सब आ जाता है, 0 1 2 3 -5 -8 -9, सबके सब पूर्णांक है। तो a b c कोई पूर्णांक है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, b या c 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। b या c 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होगा वह क्या होगा? ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a b c कोई पूर्णांक होगा और a बराबर नहीं होगा 0। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अच्छा, अब आप कहेंगे तो a 0 कहला ना होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है, क्यों? अब ये बात समझिए, a को यदि हम 0 के बराबर कर लेंगे, जैसे कि इसके रूप में एक समीकरण यहाँ पर लिखा गया। इस समीकरण को देखिए, यहाँ से इस समीकरण को देखिए, 4x² + 7x + 5, तो x² का गुणक e जो है सो a हो गया, और x का गुणक e वाला b हो गया, और ये लास्ट वाला जो है ये 5 जो है सो क्या है? c हो गया। अब हम सब यहाँ से देखिए कि x² का गुणक 4 है, तो a का मान क्या हो गया? 4, b का मान 7 और c का मान 5। यदि हम a के जगह 4 न लेकर के a के जगह 0 ले लेते, तो 4 तो x² के साथ गुणक है। यहाँ पर यदि हम a का मान 0 ले लेते, तो देखिए यही चीज बन जाता क्या? 0 गुना x², ये तो गुणक बनेगा। और यहाँ पर 7x + 5। अब 0 से यदि x² को गुना करेंगे तो ये पूरा जो स्टेप है यह क्या बन जाएगा? 0। और प्लस का इधर रह जाएगा, ये जैसे के तैसे 7x, और प्लस का इधर रह जाएगा 5। तो क्या यह द्विघात बना? ये द्विघात बना?
ये द्विघात नहीं ना हुआ, ये तो एक घात वाला हो गया, इसका कोई घात नहीं आता, एक है। इसे हम लोग रैखिक बहुपद कह देंगे ना। द्विघात बहुपद होने के लिए जो शर्त है एक्स स्क्वायर का जो गुणक होगा यह हमेशा कोई ना कोई संख्या होगा, जीरो नहीं हो सकता। जीरो को छोड़ करके बाकी कोई भी संख्या हो सकता। अब ये तो बता दिए कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, बी और सी जीरो हो सकता है, बी और सी जीरो हो सकता है। बी और सी को जीरो हो जाने से इस द्विघात बहुपद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार बी को जीरो करके देखिए, बी को जीरो करके जब हम लोग देखेंगे तो कोई बहुपद ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब सुनिए, हम लोग क्या करेंगे, बी को जीरो करके देखेंगे तब बी यही ना है जहाँ 7 है। अब इस 7 के जगह पे हम लोग जीरो ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x² अब प्लस यहाँ पर इस 7 को न लेकर के जीरो ले लेंगे और गुना में होगा x और प्लस में हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आ गया 4x² और प्लस इस जीरो को 1 से गुना करेंगे क्या बनेगा, जीरो और प्लस में इधर वाला 8 हो गया। 4x² और प्लस जीरो को हटा देंगे तो ये हो गया 8। ये द्विघात कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये द्विघात कहलाएगा ना। ये द्विघात बहुपद हुआ कि नहीं हुआ। तो अब b को जीरो बना देने से इस द्विघात का नाम द्विघात ही रहा, इस द्विघात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि b जीरो हो सकता। इसी तरह से b को जीरो न बना के c को जीरो बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। c को जीरो बनाते हैं तब देखिए यहाँ पर हो गया 3x² और प्लस का 4x और प्लस c के जगह पे कोई डिजिट है। अब डिजिट न रह करके यहाँ पर यदि जीरो ही ले लिया जाए c का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अगले स्टेप में जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा 3x² प्लस 4x और जीरो को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यह इस रूप में है तब भी हम लोग कहेंगे कि यह द्विघात है। द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है। तब b को जीरो हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c को जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a के जीरो होने से फर्क पड़ेगा कि वो द्विघात खत्म हो जाए। a क्या है, यही तो द्विघात का गुणक है ना। x² का गुणक a है और यही जीरो होगा तब तक पूरा स्टेप जीरो हो जाएगा। इस स्थिति में यहाँ द्विघात नहीं कहलाएगा। तो द्विघात की पहचान क्लियर हो गया। अच्छा, द्विघात समीकरण समझ में आ गया। समीकरण कैसे समझे कि द्विघात बहुपद के बराबर के दूसरे तरफ कोई भी संख्या लिखल रहेगा तब उससे हम लोग द्विघात समीकरण। क्लियर है। अब हम लोग चैप्टर पर आते हैं द्विघात समीकरण पर कि इसमें अब हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। चलिए इसको साफ करते हैं। जब कॉपी में लिखना शुरू करेंगे द्विघात समीकरण का, ऊपर चैप्टर का नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका जो परिचय है द्विघात समीकरण की जो परिभाषा होगी उसे लिख लेंगे। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप बताए हैं इसे लिख लेंगे और इसके आगे हम लोग अब द्विघात समीकरण पहचानना और बेहतर तरीका से सीखेंगे। अभी देखिए, समीकरण की परिभाषा के तौर पर यदि जाने कि द्विघात समीकरण किसे कहेंगे तो क्या बताएंगे, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का अधिकतम घात 2 होता और उस व्यंजक के दाईं ओर बोले तो बराबर के बाद कोई पूर्णांक होता हो तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाएगा। और जैसे ही दाईं ओर बराबर के बाद कोई पूर्णांक नहीं दिया गया है, बराबर का चिन्ह नहीं है, तो उसे हम लोग द्विघात देखेंगे तो द्विघात समीकरण न कह के द्विघात बहुपद कहें। समीकरण कब कहेंगे, जब दाईं तरफ व्यंजक के दाईं तरफ बराबर के बाद कोई संख्या लिखा रहेगा तब हम लोग उसे समीकरण का नाम कहेंगे। अब देखिए, व्यापक रूप में बता ही दिए कि व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें a b c क्या है, a b c कोई पूर्णांक है और a का मान 0 नहीं हो सकता, a बराबर नहीं हो सकता है 0। तो अभी तक हम लोग क्या देखे, द्विघात समीकरण का परिचय, इससे संबंधित जो भी बेसिक बातें थी यह देख लिए, कंप्लीट हो गया। अब आपको कुछ व्यंजक हम लिखेंगे यहाँ पर, उससे पहचान करना होगा कि यह व्यंजक द्विघातीय है या नहीं।